नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस मीमांसा। तो दोस्तों, मैं यूपी पीसीएस के 2 मेंस और एक इंटरव्यू का अनुभव लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस चैनल पर आपको वही स्ट्रेटेजी मिलेगी जो मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान अपनाई थी। सिर्फ किताबों की बातें नहीं, अपितु एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की बात हम करेंगे। आज आपको पता लग गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने खुद इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर अपने जो मार्क्स इंप्रूव किए हैं। 2022 के यूपीपीसी एग्जाम में मेरे जो मार्क्स बने थे वो 94 के अराउंड बने थे दोस्तों। और इसे इम्प्रूव करके मैंने 2025 में जो मेरे मार्क्स बने हैं, आयोग की जो प्रोविजनल जो आंसर की आई थी हमारे पास, उसके माध्यम से मेरे जो मार्क्स बने हैं 146 के अराउंड बने हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज में सक्षम हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि घटना चक्र का इफेक्टिव रिवीजन कैसे करें या उसे कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो घटना चक्र पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिवीजन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो उनके जो मार्क्स है वो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों सच्चाई यही है कि 99% जो एस्पिरेंट है वो घटना चक्र को सिर्फ पढ़ते हैं, उसको बेहतर तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें लगता है कि सब याद तो था लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ याद नहीं रहता। तो दोस्तों, यदि आपका टारगेट यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 में 125 प्लस मार्क्स का है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। अगले कुछ मिनट आपकी तैयारी को पूर्णतः बदल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आज आपको मैं वही रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसने मेरी एक्यूरेसी एक्यूरेसी ठीक है, और स्कोर, ठीक है, दोनों को इम्प्रूव किया। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो आपकी तैयारी में अत्यंत मददगार साबित होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका यूपीपीसी जो प्रीलिम्स है वह कब कंडक्ट होना है, तो आयोग के अकॉर्डिंग वह 6 दिसंबर को कंडक्ट होना है। तो मोटा मोटा भी हमारे पास कितने मंथ है, तो 4 महीने बचे हुए हैं। अब इन्हीं 4 महीने में आपको घटना चक्र कैसे पढ़नी है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे ही चैनल पर एक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से रिलेटेड जो रिपीटेड थीम्स हैं उसकी सीरीज चल रही है जिसका नाम है पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड। ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको ये प्ले लिस्ट आपको बनी मिलेगी, जहां पर सिर्फ अभी एंशियंट हिस्ट्री की एक ही वीडियो आई है। आने वाले समय में जल्द ही फटाफट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा सभी सब्जेक्ट की, न केवल एंशियंट हिस्ट्री की, ताकि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की जो डेट है 6 दिसंबर, इसके 15 दिन पहले ही आपका सारा सिलेबस मैं यूपी पीसीएस थीम के अकॉर्डिंग, जो भी यूपी पीसीएस में बार बार रिपीटेड थीम पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स आपके कवर करा दूंगा। ठीक है। जो आपके एग्जाम में जो स्कोर को बढ़ाने का बहुत बड़ा एक हथियार साबित होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं ना, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। ये मैं वीडियो के प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहा हूँ, सीधी सी बात है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, मुझे जो बेटर लगा है, जो मेरे लिए कार्य कर रहा है, मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप इस वीडियो को देखें और खुद के विवेक से पूछें। अगर आपको लगता है कि उपयोगी है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप जो पढ़ना है तो आप वही पढ़ सकते हैं। ठीक है। उपयोगी लगे तो वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, मैं यही फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो सीरीज है, ठीक है, ये जो कंटेंट है जो मैंने प्रिपेयर किया है, इसने मेरी यूपीपीसी प्रीलिम में बहुत काफी हद तक मदद की है और शॉर्ट में रिवीजन करने का एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है मेरा। ठीक है। घटना चक्र तो है ही है, उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन वो लास्ट में इतनी बल्कि हो जाती है कि थोड़ा रिवीजन करना टफ होता है। लेकिन मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे उसे रिवाइज करना है। लेकिन साथ में ये जो सीरीज चल रही है हमारी, जो पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड है, बहुत ही कारगर आप लोगों के लिए साबित होगी। तो मैं यही आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घटना चक्र की कंप्लीट रिवीजन प्लान के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले एस्पिरेंट के मन में पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें कौन कौन सी जो घटना चक्र है वो पढ़नी। तो मैं अब पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमें केवल 6 घटना चक्र ही पढ़नी है जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, जिन्हें हमें जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे हम छोड़ नहीं सकते। तो हमें ये घटना चक्र जरूर पढ़नी चाहिए। चलो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी घटना चक्र है। तो एक इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र है, ठीक है, लगभग 800 पेज की होगी। ठीक है। और इसमें आपको एंशियंट, ठीक है, एंशियंट के साथ साथ मिडाइवल मिडाइवल ओके, एंड मॉडर्न, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री मिल जाएगी इस इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र में। देन जो सेकंड हमारी महत्वपूर्ण घटना चक्र है वह इंडियन पॉलिटी की है।
थर्ड जो इम्पोर्टेंट हमारी घटना चक्र है वह है साइंस की। साइंस में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी चौथी घटना चक्र है वह है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमें इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी? इंडियन प्लस वर्ल्ड, ठीक है। दोनों से इंपॉर्टेंट फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ही बुक में आपको दोनों ज्योग्राफी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी हमें पढ़ना है, ठीक है। हालांकि ज्यादा मोटी नहीं है, पतली सी है, तो क्योंकि पीसीएस में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये घटना चक्र भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन सब के अलावा दोस्तों आपको एक यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आता है उसके घटना चक्र ये बुक आती है, ये जो आपको सामने दिख रही है, ठीक है, वो खरीद लेना है, जिसमें यूपीपीसीएस के अब तक हुए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सबका संकलन होगा, और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, तो यहाँ से आपको पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन कुछ और टॉपिक आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, जैसे कि सेंसस हो गया, ठीक है। सेंसस के अलावा आप यहाँ से कवर कर सकते हैं कि यूपी स्पेशल जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यूपी स्पेशल के मिसलिनियस यानी कि विविध विविध के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और इसे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि ये सब बुक जो है वो काफी मोटी है, ठीक है। एवरेज यदि हम लेके चलें पर बुक का तो 500 पेज की तो एक बुक पढ़ी जाएगी अगर एवरेज लें, क्योंकि कोई बुक ज्यादा मोटी है, कोई बुक कम मोटी है, तो एवरेज हम 500 पेज को मान के चलते हैं। तो इस प्रकार आपकी 6 जो घटना चक्र हैं यहाँ पे हमें दिख रही हैं, तो 500 इंटू 6 किया जाए तो आपके 3000 पेज बन रहे हैं। अब इन 3000 पेजेस को हमें 4 मंथ, जो हमारी 4 मंथ का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें लगभग 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे मैं आपको इस स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे हम इन 4 महीनों में कैसे इस घटना चक्र का मैक्सिमम टाइम रिवीजन एंड यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एग्जाम का स्कोर है वह बढ़ सके। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके नेक्स्ट डाउट की ओर। ओके, ये देखो। ओके, तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि एग्जाम तक घटना चक्र को कम से कम कितनी बार पढ़े, कि कितनी बार घटना चक्र को हम पढ़ लें कि हम अंदर से कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ हम एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास 4 मंथ का टाइम है, ठीक है। 4 मंथ का टाइम है हमारे पास। अब इन 4 मंथ में लगभग मिनिमम तो 4 बार रिवीजन हो ही जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए हमारा घटना चक्र का सभी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक घटना चक्र की बात कर रहा हूँ, लगभग मैं सभी घटना चक्र की बात कर रहा हूँ। जो मैंने 6 घटना चक्र की बात की है ना, उन 6 घटनाओं चक्र का लगभग हमारा 4 बार मिनिमम रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना टाइम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एक बात बता दूं, जितना टाइम आप रिवीजन कर लें उतना ही आपके जो एग्जाम में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करेंगे फैक्ट आपके दिमाग में उतनी बार रचेंगे बसेंगे। उठते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका मेन क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो का मुख्य थीम भी रहा है। अब बात करके घटना चक्र को कम से कम टाइम में रिवीजन कैसे करें, ठीक है, मिनिमम टाइम में रिवीजन कैसे करें। तो दोस्तों मैं बता दूं, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के हमें स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक है जो बिल्कुल नोट मेकिंग करते हैं, आपके एग्जाम में भी शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब जो नोट मेकिंग करते हैं उनमें एक मैं भी, ठीक है। मैं अंडरलाइन पे बिलीव नहीं रखता जनरली, मुझे लगता है कि हाँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना अत्यंत जरूरी है। आने वाले टाइम पे मैं ये इस पे भी बात करूंगा कि हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ठीक है। दूसरे टाइप के जो स्टूडेंट है दोस्तों, जो अंडरलाइन को प्रेफरेंस देते हैं। तो आप ये 2 तरीके हैं, ठीक है। रिवीजन से पहले जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे हमें घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या कैसे हम उसे जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। इसके 2 माध्यम है, या नोट्स बना सकते हैं या फिर उसको घटना चक्र में ही हम चीजों को अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। आप जिस टाइप के स्टूडेंट है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं या फिर अंडरलाइन को ही प्रेफरेंस देना है। क्योंकि अभी टाइम कम है तो आप अंडरलाइन को प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन यदि जिनको नेक्स्ट टाइम देना है प्री, यानी कि 2027 में देना है, तो वो लोग नोट मेकिंग को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी 2026 का जो प्री दे रहे हैं वह नोट मेकिंग की ओर ना बढ़े, क्योंकि 4 महीने हैं। 4 महीने में घटना चक्र अपने आप में खुद एक फैक्ट का भंडार है, ठीक है। आप नोट्स बनाएंगे तो सभी चीजों का नोट बना लेंगे और आपकी दूसरी घटना चक्र तैयार हो जाएगी। तो मैं यही प्रेफरेंस दूंगा
अभी नोट्स ना बनाए, ठीक है। 4 महीने में जितना हो मैक्स टू मैक्स रिवीजन करें और अंडरलाइन को प्रेफरेंस देना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो बात करें हम स्ट्रेटजी की कि हमें घटन चक्र कैसे पढ़ना है कि उसका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो हमें जो है हमारा जो फर्स्ट जो की है वह यह है कि फर्स्ट टाइम पूरी घटना चक्र पढ़नी है, ठीक है। कोई अंडरलाइन नहीं करना है इस पे, ओके। और बिल्कुल समझ समझ के, ऐसा नहीं कि बहुत तेज पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के बाद अपने आप उसका आंसर सोचिए और आंसर सोचने के बाद बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली उसे डीप से समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़िए। और एक चीज और है, डेली 100 पेज का टारगेट लेके चलें, ओके। डेली आप 100 पेज का टारगेट लेके चलेंगे ना दोस्तों, तो 30 दिन में आपकी घटना चक्र का एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और सभी घटना चक्र का, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर एवरेज हम घटना चक्र की पेजेस की मोटाई को देखें तो 500 पेज एवरेज निकलता है, ठीक है। और 6 घटना चक्र हैं, तो इस हिसाब से 3000 पेज पड़ जाते हैं सभी घटना चक्र के। अब 3000 पेज को कवर करने के लिए एक महीने में तो कम से कम 100 पेज तो हमें पर डे प्रतिदिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस चीज को जान लीजिए, हमें 100 पेज प्रतिदिन पढ़ना है और फर्स्ट टाइम में हमें बहुत ही समझ समझ कर पढ़ना है, कोई अंडरलाइन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम पहली बार में ही अंडरलाइन करेंगे तो हर चीज को अंडरलाइन करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं कि हमारी सेकंड रीडिंग कैसी हो। तो जब हम दोस्तों सभी घटना चक्र को पहली बार पढ़ चुके होंगे, उनको आत्मसात कर चुके होंगे, तो सेकंड टाइम में हम दोबारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो अब प्रैक्टिस करते समय हम जब क्वेश्चनों को लगाएंगे तो हमारे कुछ आंसर गलत होंगे, कुछ सही होंगे। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो रॉन्ग क्वेश्चन को आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है। सर्कल करने के अलावा अंडरलाइन करना है या नोट नोट मेकिंग करना है, ठीक है। अंडरलाइन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जिनका प्रीलिम्स 2026 को है, यानी कि 2026 को जो टारगेट किए हैं, वो अंडरलाइन को अपना सकते हैं। अन्यथा जो अगले साल एग्जाम को देने वाले हैं, वो नोट मेकिंग की को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कारगर रहेगा, ठीक है। और मैं अभी 2026 वालों के लिए नोट मेकिंग का इसलिए प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ ताकि उनकी घटना चक्र जल्द से जल्द रिवाइज हो सके इन 4 महीनों में। क्योंकि जितना अभी रिवाइज करेंगे उतना आपके एग्जाम के लिए ये चीज बेटर रहेगी, ओके। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको सर्कल करना है एंड कैसे आपको अंडरलाइन करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है दोस्तों, इसको सर्कल करना है, ठीक है। किसी भी रेड पेन से, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं सर्कल। इसका तात्पर्य यह है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब नहीं करना है, ठीक है। ये चीज भी आप जान लीजिए। एक रीडिंग क्योंकि आपकी पहले हो चुकी है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो चुका है, चीजें आपको पता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन को ही अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता है उसमें पैर चालित चाक का प्रयोग किया जाता है। अब प्रारंभिक हो गई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे, प्रारंभिक, मध्य और परिपक्व। परिपक्व मतलब जो हमारा जो ये 2350 लेके 1750 बीसी तक का जो टाइम था, ठीक है। एक सेकंड, सेकंड यहाँ मिल गया। 2350 लेके 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड था वह है परिपक्व अवस्था। अब परिपक्व अवस्था में जो दोस्तों हाथ से 40 चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। अब बात करें डिजाइन के आधार पर, इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, ठीक है। देखो पहला फैक्ट ये है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का यूज, परिपक्व अवस्था में हाथ से 40 चाकू का यूज। और तीसरा फैक्ट है डिजाइन के आधार पर बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक है बिना डिजाइन वाले और दूसरे थे चित्रित मृतभांड, यानी कि चित्र बनाए हुए जो बर्तन थे वो। अब ये दोनों जो प्रकार के मृतभांड हैं, इन मृतभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल लाल रंग की पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। दोस्तों अब यहाँ पे आपको 4-5 प्रकार के फैक्ट दिख गए होंगे, ठीक है, जो सभी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ ले यहाँ से, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट प्रिपेयर करने हैं। अब एक बार मैं दोबारा बता दूं कौन कौन से फैक्ट है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से 40 चाक का यूज, परिपक्व अवस्था में हाथ से 40 चाकों का यूज। डिजाइन के आधार पर देखें तो बर्तन की 2 श्रेणियां थी, एक है बिना डिजाइन वाले, दूसरे चित्रित मृतभांड। मृतभांड बर्तन को ही कहते हैं, ठीक है। अब जो मृतभांड थे इनके ऊपरी हिस्सों पर लाल रंग से पुताई कर देते थे और निचले हिस्सों पर काले रंग से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी कर दी जाती थी। अभी इतने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आपको अंडरलाइन करना है।
अब बात करें दोस्तों सेकंड टाइम में जो क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, ठीक है। अब राइट जो क्वेश्चन हो रहा है ना दोस्तों, वहां पे आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको आ नहीं रहे, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, अब मान लीजिए आपने उसका सही आंसर दे दिया। अब सही आंसर देने के बाद जब आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो हो सकता है उसमें आपको आधी इन्फॉर्मेशन पता हो और आधी ना पता हो। तो जो आपको नहीं पता वहां पे इन्फॉर्मेशन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है या तो नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि नोट मेकिंग वही बच्चे करेंगे जिनको अगले साल एग्जाम देना है, इस साल नहीं देना है। इस साल यानी कि 2026 में जो एग्जाम देना चाहते हैं, वो सिर्फ अंडरलाइन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मान लो एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ठीक है। अब ये तो सबको ही पता होगा कि ठीक है, चहुंदड़ो हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी हड़प्पा स्थल। देखो जो स्टूडेंट पढ़ रहा है ना, उसे बेसिकली ये पता है, ठीक है। चहुंदड़ो कोट दीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है देसलपुर उन्होंने ना सुना हो, पर मान लीजिए बहुतों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो किसी तरह आप इसके सही आंसर की ओर बढ़ जाते, ठीक है। आपको मान लो पता है, एक अज्यूम लेके चलते हैं कि इसका आंसर आपको पता है, ठीक है। तो अब ऐसे में आप क्या करिएगा कि अब मान लो ये तीनों की इन्फॉर्मेशन आपको पता है और यहाँ पे जो दे रखा है एक्सप्लेनेशन में, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी जो आपको पता नहीं, ठीक है। अब बात करें सौ गोरख, अब इसके बारे में आप नहीं जानते, तो आपको एक्सप्लेनेशन में क्या करना है कि जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, या फिर उसके नोट्स बनाने। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जरा। जैसे कि दोस्तों सोहगोरा है, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव। सोहगोरा कहाँ है, तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है, वहां पे एक राप्ती नदी प्रवाहित होती है, उसी के किनारे एक गांव है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसमें यहाँ से जो अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है जिसमें अन्न या अनाज का भंडारण किया जाता है, ठीक है। जिसका उपयोग अकाल वगैरह के टाइम पे यूज किया जाता था, ठीक है। एक्स्ट्रा जो अनाज होता था उसका भंडारण इन्हीं अन्नागारों में किया जाता था, तो ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ उन्हीं चीजों को अंडरलाइन करना है जो आपको फैक्ट नहीं पता। जो फैक्ट पता है उनको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इतना तो हो गया, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी पे अगर आप काम करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ठीक है। मेहनत करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया घटना चक्र कैसे पढ़ना है, सेकंड टाइम में भी मैंने बता दिया कि सेकंड टाइम में आपको क्या करना है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, राइट क्वेश्चन के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अब थर्ड टाइम की हम बात करें, थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, तो दोस्तों थर्ड टाइम में आपको सिर्फ क्या करना है कि जो गलत क्वेश्चन है या गलत जो फैक्ट है जो आपने अंडरलाइन किया है, थर्ड टाइम में सिर्फ वही रिवाइज करना है, ठीक है। आपको मैं एक चीज बता दूं, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, सेकंड टाइम आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे होंगे या नोट मेकिंग कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जो थर्ड टाइम है ना दोस्तों, वो इन दोनों की तुलना में कम लगेगा। थर्ड टाइम में आप जो अपनी घटना चक्र है उसे जल्दी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आप सिर्फ वही फैक्ट पढ़ेंगे जो आपने अंडरलाइन की है या फिर जो आपको नहीं आती, ठीक है। ये हमारा थर्ड टाइम है और पढ़ना भी वही चाहिए, ठीक है। और हमारा जो फोर्थ जो टाइम है जिसमें हम फास्ट रिवीजन को बढ़ावा देंगे, फास्ट रिवीजन मोड पर चले जाएंगे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स रिवीजन करना है। जितने जो आपके फैक्ट हैं, ठीक है, जो आपने अंडरलाइन किए उन्हें बार बार पढ़ना है, ठीक है। बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि फोर टाइम की रिवीजन में आप सिर्फ वही फटाफट पढ़ते जाएंगे जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। थर्ड टाइम वाली ही रिवीजन की स्ट्रेटेजी है, लेकिन यहाँ पे आप चीजें फास्ट कर देंगे, ठीक है। स्लो मोड पे यहाँ पे नहीं रहना, जितना हो फास्ट करें और हो सके फोर्थ टाइम को मिनिमम से मिनिमम टाइम में रिवाइज कर सकें। मैं आपको यही कहूंगा कि जो फोर्थ टाइम में जो आप घटना चक्र है ना, वो लगभग सभी घटना चक्रों को 15 दिन में खत्म कर दें, ताकि आपके पास लास्ट में एक फिफ्थ टाइम रिवीजन का भी बचा रहे, ठीक है। एंड में आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं, फिफ्थ टाइम में भी सारी घटना चक्र को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद किया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ खुद के एक्सपीरियंस से कि आप ये सब कर सकते हैं। कोई बड़ा टास्क नहीं है, बस शर्ते आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं दोस्तों, ठीक है। आप सही से पढ़ेंगे, सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे, तो मैं फिर कह रहा हूँ डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो जो रिजल्ट आएगा यूपीपीसीएस प्रीलिम 2026 का, उसमें आपका रोल नंबर जरूर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों
हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन जो मुझे आया था बच्चों का, वह था कि रिवीजन के दौरान हमें फैक्ट याद नहीं रहते। सबसे बड़ी समस्या है घटना चक्र पढ़ने की दोस्तों ये, ठीक है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था शुरू में, या अभी भी करता हूँ, तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जो यार याद नहीं होते, बार बार रिवाइज भी करो तब भी वो याद नहीं हो रहे होते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो फैक्ट हमें बिल्कुल याद नहीं होता, तो इसके दो ही सॉल्यूशन है। या तो मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन तो करना ही है यार, इसका कोई विकल्प नहीं है, जितना हो सके आप रिवाइज करें। ठीक, 4 या 5 बार की स्ट्रेटेजी मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि इन 4 महीनों में आप कैसे घटना चक्र को 4 या 5 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवाइज करना आपके ऊपर है, डेली पढ़ना आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो बस आपको गाइड कर सकता हूँ। तो जो फैक्ट रटने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो यही है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, क्योंकि जितनी बार हम उस पेज को देखेंगे उतनी बार वह हमारे कॉन्शियस माइंड में छपता चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप स्टिकी नोट्स का उपयोग कर सकते थे। इस प्रकार के यहाँ पे आपको मैंने चित्र दे रखा है कि किस प्रकार के स्टिकी नोट्स आते हैं। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जो आपका टेबल स्टडी है, उसके सामने दीवार होगी, उस पे आप जो आपको फैक्ट याद नहीं होते, तो उन फैक्ट को वो अपने स्टिकी नोट्स पे लिखकर दीवार पर चिपका सकते हैं, ठीक है। तो अब दीवार पे चिपका के उसे छोड़ छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है स्टिकी नोट्स पे लिख लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उन्हें याद नहीं हो रहे हैं, उसके बाद वो फैक्ट को देखते भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपको। अब जो जो भी फैक्ट आप इन 4 महीनों में अपनी दीवार पे लगाएंगे, स्टिकी नोट्स लगाएंगे, उनको डेली देखना है, ठीक है। डेली बेसिस पे आधा घंटा खड़ा हो जाइए। शुरुआत में टाइम कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके फैक्ट बढ़ते जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगने लगेगा। तो दोस्तों जब भी आप घूम रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, टहल रहे हो, पढ़ाई से थक गए हो, तो खड़े होकर आप उन स्टिकी नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। जितनी बार आप उन्हें भी देखिएगा उतने वो फैक्ट आपके रिकॉल होंगे और डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी ओवरऑल पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि घटना चक्र आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। 4-5 स्टेप हैं उसके, कि मैंने यहाँ आपको इत्मीनान से बता रखा है, ठीक है, कैसी चीजों को कवर करनी है। आप चाहें तो इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि हमने वीडियो देख ली पर वो जो रोड मैप है हमारे दिमाग में नहीं रह जाता। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम आप, ताकि इसे देखते रहें और इसी के अकॉर्डिंग अपने आने वाले 4 महीनों को निर्धारित कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 में आप सभी का नाम लिस्ट में हो, यही प्रे है। ओके, तो दोस्तों अंत में यही कहूंगा, जो हार्ड वर्क है वो बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हार्ड वर्क है वह टैलेंट को बीट करता है, ठीक है। टैलेंट को भी पछाड़ सकता है यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टैलेंट है वह कभी हार्ड वर्क को नहीं पछाड़ सकता, ठीक है। तो याद रखना आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, ठीक है। हार्ड वर्क का तो कोई विकल्प ही नहीं है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। और इस वीडियो में हमने स्मार्ट वर्क की ही बात की है, ठीक है। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है, याद रखिए, इसका कोई तोड़ ही नहीं है हार्ड वर्क का। ओके, तो दोस्तों याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होता, बल्कि सही रिवीजन की स्ट्रेटेजी से होता है, जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। घटना चक्र एक ऐसी किताब है जो आपको बार बार पढ़ने पर ही असली फायदा देती है। एक चीज मैं और आपको श्योर कर दूं कि अगर आपने इस वीडियो की स्ट्रेटेजी को ईमानदारी से फॉलो की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि प्रीलिम्स 2026 में आपका स्कोर पहले से बेहतर होगा और आपका चयन जरूर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है, जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस की ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी और पीवाईक्यू एनालिसिस या फिर बुक रिव्यू या फिर एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो यूपीपीसीएस मीमांसा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक याद रखिए दोस्तों, सही स्ट्रेटेजी प्लस लगातार रिवीजन ही प्रीलिम्स में सक्सेस होने की है। सही जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, सही स्ट्रेटेजी और लगातार जो रिवीजन है, लगातार रिवीजन रिवीजन ही, ठीक है, प्रीलिम्स को पार करने का एक महत्वपूर्ण की है। इसके अलावा कोई भी नहीं है यार। कोई भी इधर उधर की बातें कर रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद, जय हिंद।